लोग क्या पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सोलर सेल आउटपुट, कह लीजिए कि आउटपुट जो है सोलर सेल का कैसे कैसे प्रभावित हो सकता है, उसके क्या क्या सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से कि हमने दो फैक्टर डिस्कस किया था, सोलर रेडिएशन और एफिशिएंसी ऑफ द सेल। रेस्ट ऑफ ऑल फैक्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी बचा हुआ फैक्टर्स है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे और आज पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला उसमें से है आपका तीसरा, आप नोट कर लीजिए। तीसरा है आपका चेंज इन सोलर सेल एरिया। सोलर सेल एरिया से कैसे प्रभावित हो सकता है आउटपुट पावर। आप यह भी कह सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी समझना चाहो तो समझ सकते हो। देखो, इफिशियंसी जो है बराबर हमारा क्या है, पीएम अपॉन पीडी इंटू एरिया। अगर हम ये इसको इफिशियंसी इसको कांस्टेंट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी में ले रहे हैं, ये भी कांस्टेंट कर दे रहे हैं, एरिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जा रहा है, पीएम, नथिंग बट हम यहाँ पे कहते हैं वीएम और आईएम। बोलो ऐसा कह सकते हैं क्या, यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएम, है ना। एक चीज और अगर आप समझना चाहो तो आपको मैंने ये भी बताया था, करंट डेंसिटी बराबर होता है आईएससी अपॉन एरिया। यहां से भी आप कह सकते हो आईएससी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया है। ठीक, मतलब जैसे जैसे आप सोलर सेल के एरिया को बढ़ाओगे तो जो करंट कलेक्शन होगा या जो करंट का प्रोडक्शन होगा वह भी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप कहते हो करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आउटपुट पीएम बराबर क्या था आपका, वीएम आई एम। ये अगर करंट हमारा बढ़ेगा तो आउटपुट पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर करंट हमारा बढ़ेगा तो आउटपुट पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया। चलो आगे बढ़ लो, इसमें देख लो, वी हैव JS इक्वल टू ISC अपॉन एरिया। क्या है, करंट डेंसिटी, जो शॉर्ट सर्किट करंट डेंसिटी जो था क्या था, ISC अपॉन एरिया। देखो इस बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ किए हैं, अगर आप सॉल्व किए होगे तो समझ में आ रहा होगा आसानी से, क्योंकि ISC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एट अ कांस्टेंट JSC में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, समझिएगा। The amount of a maximum output current of a solar cell depends on area of a solar cell। अभी तुरंत मैंने इस चीज का डिस्कस किया था कि जो सोलर सेल का अमाउंट है ना, जो सोलर सेल का मैक्सिमम आउटपुट करंट है वह किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, तो सोलर सेल के एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि जैसे जैसे आप सोलर सेल एरिया को परिवर्तन चेंज करोगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, उसी अनुरूप क्या होगा, आपका सोलर सेल का पावर भी परिवर्तित होगा। The current output is directly proportional to the cell area. So, when cell area is large, the amount of electric current generated by it will be large and vice versa। देखो ये तो बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि जैसे जैसे सोलर सेल एरिया को आप बढ़ाओगे, है ना, जैसे जैसे सोलर सेल का एरिया बढ़ेगा उसी रिस्पेक्ट में जो करंट होगा, ISC बात कर लो या IM होगा, वह भी क्या होगा, बढ़ेगा। वाइस वर्सा का मतलब अगर मान लो आप करंट एरिया को घटा रहे हो तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, चलो अगला पॉइंट पे हम आ जाए। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। देखो अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है आपका चेंज इन एंगल ऑफ अ लाइट। समझना, चेंज इन एंगल ऑफ अ लाइट में क्या कहता है, इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो पहले समझाने से आपको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। देखो एक चीज आप जानते हो कि सोलर रेडिएशन या जो सोलर लाइट होगा या जो सोलर रे होगा वह रिफ्लेक्शन भी होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे समझना इस चीज को, अगर कुछ इस तरह से समझिएगा, इस तरह से है और यहाँ पे हमने सोलर सेल को कुछ ऐसा रखा है। ठीक है, अगर ऐसे करके कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से अगर कुछ इंसिडेंट हुआ सोलर रेडिएशन, ये क्या है 90 डिग्री और ये क्या है भैया, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, एक चीज को समझना, अब एक ऐसे करके इंसिडेंट हो रहा है, समझना, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है सोलर रेडिएशन, देखो बहुत माइनर अमाउंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना, वापस जो ऐसे होगा माइनर, ठीक, बहुत अधिक नहीं। लेकिन अगर इस वे में कुछ एंगल से ये ऐसे इंसिडेंट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इस वे में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर बोले तो ये 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे डेंसिटी है, तो यहाँ पे हो सकता है ये 800 हो या 600 हो, कुछ ऐसा होगा, और उस हिसाब से ये 200 हो या 400 यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट कर गया। यूटिलाइज कितना हो पाया, यही ना, बाकी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपका सीधा सीधा अगर आ रहा है तो पूरा का पूरा लगभग कुछ अमाउंट को हम छोड़ दें तो कुछ अमाउंट जो है यहाँ से क्या होगा, जो परपेंडिकुलर आएगा, तो मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सोलर लाइट होगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो।
और अगर सोचो कि मैक्सिमम सोलर लाइट जो आ रहा है, सोलर रेडिएशन जो आ रहा है, उसको अगर मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर रहे हो तो करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। और जैसे ही करंट का मान बढ़ रहा है मतलब आउटपुट पावर भी क्या होगा, बढ़ रहा है। सही है, आउटपुट पावर भी क्या होगा, बढ़ रहा है। और आउटपुट पावर बढ़ रहा है मतलब हमारा क्या होगा, सोलर सेल अच्छा है। जितना ज्यादा आउटपुट मिलेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है ना। आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो ना, जितना ज्यादा VOC उतना अच्छा, जितना ज्यादा VM उतना अच्छा, जितना ज्यादा IM उतना अच्छा, जितना ज्यादा ISC उतना, मतलब करंट कह लो, वोल्टेज कह लो, जितना अधिक मिलेगा उतना अच्छा हमारे लिए। तो यहाँ पे भी वही है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जो सोलर सेल होता है या जो सोलर मॉड्यूल होता है ना, उसको आप टिल्ट रखते हो। टिल्ट क्यों रखते हो, टिल्ट इसलिए रखा जाता है कि जो सोलर रेडिएशन आए समहाउ वो क्लोज टू द परपेंडिकुलर हो। एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा कि 90 डिग्री से होता, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, कभी कभार हो भी जाता होगा, लेकिन 90 डिग्री के आसपास होगा, परपेंडिकुलर होने के आसपास होगा। और अगर परपेंडिकुलर के होने के आसपास रहता है तो अधिक से अधिक जो सोलर रेडिएशन होगा वह क्या होगा, यूटिलाइज हो सकेगा। और अधिक यूटिलाइज होगा तो पावर भी हमको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो सोलर सेल है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट करके रखा जाता है, झुका करके रखा जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो सके। इस चीज को अगर समझना है तो आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इस चीज को समझो, यहां से आपको होप सो समझ में आ रहा होगा। देखो ये डायग्राम दिख रहा है, दो एक साइड में आपका सोलर सेल है और दूसरे साइड में आपका सोलर एरे है। ठीक है, एक साइड क्या है, सोलर सेल है, और दूसरा साइड क्या है, आपका सोलर एरे है। देखो ये सोलर सेल कुछ ऐसा रखा हुआ है, बस एक्सपेरिमेंटल व्यू से यहाँ रखा हुआ है, और सोलर रेडिएशन जो है ना डायरेक्टली कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है ना, ये डायरेक्टली आ रहा है। सब क्या है हमारा 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री। यहाँ पे डे लाइट जो है परपेंडिकुलर है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर फॉल कर रहा है, इफिशियंसी इसका 16% है। ठीक, सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन इसमें यूटिलाइजेशन अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, ये 1.60 वाट दिखा रहा है पावर, मतलब कैलकुलेट किया हुआ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। सोलर सेल लाइए, अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अरे टॉर्च की मदद से आप कर सकते हो यार, सोलर सेल लेके आओ, एक मल्टीमीटर ले लो और एक ऐसे मतलब टॉर्च ऐसे जलाओ सोलर सेल पे और एक ऐसे टेढ़ा जलाओ, देखो अंतर समझ में आ जाएगा आपको, करके देखोगे तब ना। ऐसे मतलब कितना बताएंगे। ये देखो आपका सोलर रेडिएशन हो गया, यहाँ से ऐसे कुछ क्या है, टिल्टेड फॉर्म में है, ये यहाँ पे 90 डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ये इस वे में आ रहा है, देखो इधर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। मतलब 1000 वाट आ रहा था जिसमें से 200 वाट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यूटिलाइज कितना हो पा रहा है भाई, तो 800 वाट। अब यहाँ पे आप पावर देखोगे ना, ये मेजर हो रहा है 1.2 वाट हो रहा है। अंतर समझ में आ रहा है, 90 डिग्री से आ रहा था तो 1.6 वाट, और जैसे ही टिल्ट किए 1.28, देखो घट गया। इस तरह से भी आप कह सकते हो कि जो फॉल है, मतलब जो एंगल ऑफ फॉलिंग ऑफ सोलर लाइट है, सोलर लाइट जिस एंगल पे फॉल करता है, गिरता है, वह भी क्या करता है, आउटपुट पावर को प्रभावित करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लीजिए, ये कुछ ऐसा रखा हुआ है, ये 90 डिग्री से लेस है ना। और देखो ये टिल्टेड फॉर्म में रखा हुआ है ना, ये क्या है, टिल्टेड फॉर्म में रखा, झुका के रखा है। अब यहाँ से जो सन है, ये जो रेडिएशन आ रहा है ना, ये 90 डिग्री है, इस बीच में हमारा क्या है, 90 डिग्री है। जैसे ही 90 डिग्री होगा तो समझ लीजिए क्या होगा, पावर भी अधिक से अधिक प्रोड्यूस होगा, है ना, क्योंकि सोलर रेडिएशन अधिक मिलेगा तो अमाउंट ऑफ करंट भी अधिक मिलेगा, उस वजह से पावर भी क्या होगा, अधिक मिलेगा। क्लियर, चल इसके बारे में लिख लें क्या थोड़ा, चलो आगे आ जाओ, तो लिख लो तो जल्दी से फटाफट। चल देखो इसमें क्या है, चेंज इन एंगल ऑफ अ लाइट फॉलिंग ऑन सोलर सेल, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। द एंगल ऑफ अ सनलाइट विथ रिस्पेक्ट टू सोलर सेल ग्रेटली अफेक्ट्स द आउटपुट पावर, बहुत ज्यादा प्रभाव करता है आउटपुट पावर को, कौन, तो सोलर लाइट जो जिस एंगल पे फॉल करता है। Solar cell produce maximum power for a given intensity of light when sunlight falls perpendicular to the surface of a solar cell. सोलर जो रेडिएशन है, अगर वह सोलर सरफेस पे, मतलब सोलर सेल के सरफेस से 90 डिग्री पे फॉल करता है, तो उस वक्त में क्या होता है कि मैक्सिमम आउटपुट पावर प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट पावर प्रोड्यूस होता है, वही कहा जा रहा है। When the light falls at a some angle, some part of a light falling on solar cell is reflected. अगर किसी एंगल पे, मतलब कुछ 90 डिग्री को छोड़ के कुछ एंगल पे टिल्ट किया जा रहा है, मतलब फॉल कराया जा रहा है, सम एंगल मतलब कुछ एंगल पे ये फॉल कराया जा रहा है, तब क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है सोलर रेडिएशन का वो रिफ्लेक्ट कर जाता है।
रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जितना एक्चुअल यूटिलाइजेशन होना चाहिए उतना एक्चुअल यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता है, और उतना यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो पाया तो पावर आउटपुट क्या होता है, घट जाता है। ठीक, वही चीज यहाँ बोला है, हेंस एक्चुअल लाइट यूटिलाइज्ड बाय सोलर सेल इज लेस देन द अमाउंट ऑफ फॉलिंग ऑन इट। जितना अमाउंट हमारा यूटिलाइज होना चाहिए था उतना यूटिलाइज नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना, चलो अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि अगला में क्या कहा जा रहा है। देखो, सो द आउटपुट पावर जनरेटेड इज लेस। हमारा जो आउटपुट पावर क्या होता है, लेस होता है व्हेन लाइट इज नॉट फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द सोलर सेल। ठीक है, 90 डिग्री होगा तो आउटपुट पावर भी हमारा क्या होगा, अधिक होगा, और अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो आउटपुट पावर भी क्या होगा, कम होगा। मतलब 90 डिग्री से लेस होगा तो आउटपुट पावर भी क्या होगा, लेस ही मिलेगा। Therefore, one always try to install a solar cell or module in such a way the most of the time sunlight is close to the perpendicular, especially in afternoon time when intensity of the sunlight is high। देखो, इसलिए बोला जाता है कि कोई भी आदमी या कोई भी वर्किंग मैन कह लो, जो टेक्नीशियन होता है या जो इंस्टॉल करने के लिए आता है, वह सोलर सेल या सेल तो नहीं, सोलर मॉड्यूल को इस तरह से इंस्टॉल करता है कि जो सोलर रेडिएशन हो और सोलर मॉड्यूल हो, जब लाइट इंसिडेंट होता है, लाइट फॉल करता है पीवी मॉड्यूल पे, तो वह 90 डिग्री पे हो, क्लोज टू द 90 डिग्री। ऐसा नहीं बोला कि 90 डिग्री होना ही चाहिए, मतलब 90 डिग्री के क्लोज होता है, परफेक्टली तो नहीं हो सकता ना, तो 90 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ताकि कम से कम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट करे और अधिक से अधिक अमाउंट क्या हो, यूटिलाइज हो सके। क्यों, अधिक से अधिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, खास करके जब दोपहर का टाइम होता है ना, उस वक्त तो आप देखते ही होंगे धूप कितना कड़ा होता है, राइट। तो उस टाइम में सोलर रेडिएशन अधिक होता है, तो एटलीस्ट उस वक्त में तो हमारा जो सोलर रेडिएशन हो और सोलर के सरफेस हो, उसके बीच में जो भी सोलर इंसिडेंट हो रहा है वो एटलीस्ट 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान में रखा जाता है। तो यही था हमारा आपका एंगल, जिस एंगल से फॉल कर रहा है सोलर रेडिएशन, उससे किस प्रकार से प्रभावित होता है। नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में काम दे देगा आपको। फॉर एनी सोलर सेल द आउटपुट वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। किसी भी सोलर सेल के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ सोलर सेल एरिया, या सोलर सेल एरिया पे कोई प्रभाव नहीं रहता, उससे फ्री रहता है। एंड द अमाउंट एंड द एंगल ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सोलर सेल, ठीक है, ये फ्री रहता है उस पर। क्लियर ना, वोल्टेज जो वोल्टेज की बात करा जा रहा है उससे कोई प्रभाव, चाहे आप कितना लाइट डाल रहे हो, किस एंगल पे डाल रहे हो, उससे वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का ठीक ठाक क्वेश्चन बनेगा इसमें। ये तो आप देख ही लिए कि हमारा कैसे सोलर रेडिएशन फॉल कर रहा है, अगर ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है तो पावर हमारा क्या होता है, घट जा रहा है। आप चाहें तो कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी करिएगा, आपको डेफिनेटली आप समझ पाएंगे उस वक्त में। ठीक है ना, बोलिएगा सर सनलाइट हो कैसे करेंगे, नहीं, टॉर्च के लाइट से भी आप कर सकते हो। इसे लाइट की जरूरत है, लाइट दोगे ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, उसमें से जो फोटोन एनर्जी होगा उससे निकालेगा और उससे का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। चलो नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, चेंज इन सोलर ऑपरेटिंग टेम्परेचर। देखो समझना इस चीज को कि जो सोलर सेल है वह तो आपका निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना। सोलर सेल जो है वह क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल है, ठीक ना। अच्छा, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल है, इट मींस कि जैसे जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप कह लीजिए कि रेसिस्टेंस का मान क्या होगा, घटना स्टार्ट कर देगा, और रेसिस्टेंस घटा, करंट का मान बढ़ेगा, वोल्टेज का मान ऑलरेडी क्या होगा, घटने लगेगा। और भी ये चीज कह सकते हो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसमें अमाउंट ऑफ लॉस होगा, वोल्टेज का लॉस होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप पढ़े थे, आपको मॉड्यूल का जब कैलकुलेशन निकाल रहे थे वहां पे बताए थे आपको कि अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो वहां पे क्या होता है कि वोल्टेज का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना, इफिशियंसी भी लॉस हो जाएगा। फिर समझिएगा इस चीज से, सोलर सेल आउटपुट वोल्टेज, पावर एंड इफिशियंसी आर गिवन एट एसटीसी। जो भी पैरामीटर दिया हुआ रहता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा हो, चाहे आप जो भी टेस्ट कर रहे हो, सारा का सारा एसटीसी पे ही किया जाता है। कंडीशन अप्लाइड 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर या 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है दोस्त। जब फील्ड पे आप इन्वायरमेंट उसको लगा देते हो ना, तो उस वक्त में ये सब चेंज होने लगता है, 1000 वाट रह नहीं जाता या 25 डिग्री टेम्परेचर होता नहीं है, है ना, इसलिए बोला जाता है।
The cell output voltage, cell efficiency and output power depends on the cell temperature. सभी क्या करता है, सेल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. The cell temperature varies due to ambient temperature. Ambient temperature या atmospheric temperature जो अपने आसपास का समय टेम्परेचर है उसके वजह से सेल का टेम्परेचर भी चेंज करता है. रीजन कि अगर मान लो कि मैंने क्या बोला कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये 25 डिग्री सेल्सियस है हमारा एटमॉस्फेरिक, 30 डिग्री मान लेते हैं, छोड़ो, और यह सेल है, इसके अंदर का टेम्परेचर हमारा क्या होगा, अधिक होगा ना. अगर अधिक होगा तो इसमें हमारा लॉस भी होगा. ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्बिएंट टेम्परेचर के कारण क्या होता है, सेल टेम्परेचर वेरीज करता है. एंड इन प्रैक्टिस द सोलर सेल आर इनकैप्सुलेटेड विद ग्लास काउजिंग हीटिंग ऑफ द सोलर सेल रिजल्टिंग सोलर सेल टेम्परेचर इंक्रीजिंग. चूंकि जो सोलर सेल होता है एक ग्लास में क्या रहता है, इनकैप्सुलेटेड रहता है, पैक किया हुआ रहता है. बताए थे आपको कंस्ट्रक्शन में कि सोलर सेल रहता है, फिर दोनों साइड से ईवीए लगा होता है ना, उसके बाद फिर ग्लास रहता है उसके ऊपर, मतलब वह एक फ्रेम में पैक रहता है. अरे बहुत पतला लेयर रहता है, उसको पैक कर दिया जाता है. तो स्वाभाविक है ना कि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो सोलर सेल के इंटरनल का अंदर का टेम्परेचर है वह भी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक, वही चीज यहाँ पे भी बोला. और जैसे ही आपका सोलर सेल का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, वोल्टेज का भी क्या होगा, लॉस होने लगेगा मेरे भाई. ठीक है, चलो यहाँ पे इसको भी आप नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी आपको काम देगा. नॉर्मली व्हेन ए सोलर सेल ऑपरेट्स एट अ टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, द आउटपुट वोल्टेज, सेल इफिशिएंसी एंड आउटपुट पावर ऑफ ए सोलर सेल रिड्यूसेस. अगर टेम्परेचर का मान बढ़ने लगा 25 डिग्री सेल्सियस तो हमारा एसटीसी है, अगर उससे अधिक हमारा मान होने लगा तो फिर आप कह सकते हो उसका आउटपुट वोल्टेज, सेल इफिशिएंसी, तो फिर आउटपुट पावर भी हमारा क्या होता है, धीरे धीरे घटना लगता है. ठीक, और इफिशिएंसी घटेगा, आउटपुट पावर स्वाभाविक घट जाएगा. द डिक्रीज इन वोल्टेज, पावर एंड इफिशिएंसी विद टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर सेल. ये तो फिक्स है, अलग अलग सोलर सेल है तो उसका अलग अलग टेम्परेचर, मतलब अलग अलग लॉसेस भी होगा, तो उसका डिक्रीमेंट भी जो होगा, इफिशिएंसी होगा, जो आउटपुट पावर उस हिसाब से ही चेंज करेगा. ठीक है, फॉर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पावर एंड इफिशिएंसी. समझना इस चीज को, कहा जा रहा है कि अलग अलग मटेरियल है तो उसका अलग अलग पैरामीटर भी होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे लॉस भी बताया गया है. जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन सोलर सेल का, तो सिलिकॉन सोलर सेल जो होता है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो उसमें जो वोल्टेज का जो होता है लॉस, वो हमारा 0.0023 वोल्ट घट जाता है. कहने का मतलब अगर बोलते हैं कि ये Vm है हमारा 0.5 वोल्ट सिलिकॉन सोलर सेल का, अगर 1 डिग्री 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर हो गया, यह वोल्टेज हमारा क्या होगा, इसमें से आपको 0023 घटाना होगा. यहाँ पे जो भी वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज प्रोड्यूस होकर के कंज्यूमर के एंड पे पहुंचेगा या बैटरी तक पहुंचेगा. समझ रहे हो, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करते जाइएगा, उतना का लॉस हो रहा है. यहाँ पे आप माइनस करिए, बताए थे ये सब चीज, जो मिलेगा वो एक्चुअल वोल्टेज ये मिलेगा. तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा इफिशियंसी भी क्या होगा, घटेगा, या फिर आप कह सकते हो वोल्टेज भी घटेगा. जैसे कि यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा, वोल्टेज कितना घटेगा, तो 0.0023 वोल्ट. कैसे, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से, सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने का काम है भाई. ठीक है, 2 डिग्री बढ़ेगा तो गुना कर देना, 3 डिग्री तो गुना कर देना. पावर की बात किया जाए, पावर जो है 0.45%, नॉट 45% बोल रहे, 0.45% जो है, इतना इफिशियंसी पावर भी घट जाता है. एंड सेम इफिशियंसी भी हमारा क्या होता है, मटेरियल का घट जाता है. 0.45% जो होता है वो इफिशियंसी भी क्या होता है, घट जाता है. ठीक है, समझ में आया. चलो, तो ये था हमारा कुछ फैक्टर्स जो कि किस प्रकार से प्रभाव कर रहा था सोलर सेल को, ये हमारे समझना था. ठीक है, तो ये फैक्टर्स यहाँ पे समाप्त होता है. होप सो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा. फिर अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा पीवी एरे क्या होता है, कुछ और टॉपिक है थोड़ा सा, उसके बारे में आपको डिस्कस कर दूंगा अगले लेक्चर में. ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.